हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें हम लेंगे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल में क्या फर्क पड़ेगा, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में क्या फर्क पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सब पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर हमारे पास sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, sp3d4, ये सभी जो हाइब्रिडाइजेशन है इसके रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूल का जो शेप है वो अलग अलग बन जा रहा है। अगर आप लोन पेयर भी काउंट करोगे तो उसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने शेप की बात की है, तो आप इसका क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट अपने नॉलेज के लिए ले सकते हो। अगर आपको फर्दर ये लीनियर क्यों होता है, ट्रायंगुलर क्यों होता है, वी शेप कैसे होता है, ये देखना है तो मेरा एक वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है VSCPR थ्योरी पे। उसमें मैंने बहुत डिटेल में इफेक्ट ऑफ लोन पेयर समझाया है, कैसे कैसे है वो समझाया है। आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिए हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में आप देख रहे हैं, पहला क्या है, इथेन है, देन इथीन है, देन इथाइल है। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। इथेन में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 है, क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड हैं, 1 2 3 4। इसके लिए भी 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। ऐसे ही इथेन के लिए नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड 1 2 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी प्रकार इसका भी कार्बन का sp2, देन यहाँ पर 2 सिंगल बॉन्ड, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp, हाइब्रिडाइजेशन sp। अब आपको पता है जब भी कोई सेंट्रल मेटल होगा तो उसके सबसे पहले क्या होगा, s ऑर्बिटल होगा, देन p ऑर्बिटल होगा, देन d ऑर्बिटल होगा, देन f ऑर्बिटल होगा एक सेल में, राइट। सेम सेल में सबसे न्यूक्लियस के नजदीक कौन होगा, s, फिर p, फिर d, फिर f। तो होगा क्या, s कैरेक्टर ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ेगा बॉन्ड लेंथ पे। अगर हमारे पास s कैरेक्टर ज्यादा है तो क्या होगा, हाइड्रोजन अगर कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो s कैरेक्टर ज्यादा मतलब न्यूक्लियस के नजदीक, न्यूक्लियस के नजदीक मतलब छोटा बॉन्ड। तो क्या होगा, s कैरेक्टर ज्यादा होने से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर s कैरेक्टर की बात करता हूँ तो sp के जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 50% s कैरेक्टर होता है। यहाँ पर होता है 33.3% sp2 के लिए, sp3 कार्बन के लिए 25% s कैरेक्टर होता है। तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो s कैरेक्टर है वो इथाइन के लिए है, इसलिए ये जो बॉन्ड लेंथ हो जाएगा सबसे छोटा 1.20 एंगस्ट्रॉम, इसके लिए 1.34 एंगस्ट्रॉम, इसके लिए 1. सीसी सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं, 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये जो वैल्यू है आपको भी याद होनी चाहिए सही। इसका CH जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.06 एंड 1.10 1.12 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से कंक्लूजन जो आया वो क्या आया, पहला तो क्या था कि हमने जो बोला साइज ऑफ ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/s कैरेक्टर। s कैरेक्टर का अगर हाइब्रिडाइजेशन के साथ ट्रेंड देखें तो ऐसा ट्रेंड है इंक्रीजिंग s कैरेक्टर का। sp3 के लिए सबसे कम s कैरेक्टर, sp3d3 के लिए, और sp के लिए सबसे ज़्यादा। बॉन्ड ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा, sp3d3 के लिए सबसे ज़्यादा जो है बॉन्ड लेंथ रहेगा,
राइट, बॉन्ड ऑर्डर नहीं, बॉन्ड लेंथ, और sp के लिए बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/s करेक्टर, ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। आइए हम देखते हैं इसके बाद जो कंक्लूजन आया वो क्या आया, हायर द s करेक्टर स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ। होप आपको इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और जो हमने हाइड्रोकार्बन्स लिए थे उसमें समझ में आ गया होगा। अब इसका और फर्दर जो एक्सटेंशन या एप्लीकेशन देखते हैं PCl5 के स्ट्रक्चर में, कि बॉन्ड लेंथ जो है इक्वेटोरियल पोजीशन का अलग होता है, जब इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है तब बॉन्ड लेंथ अलग होता है, और एक्सियल जो बॉन्ड लेंथ होता है वो अलग होता है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन PCl5 में होता है sp3d, तो ये मिलके बना है sp2 प्लस pz dz। अभी हमने प्रूव किया मोर दी s करेक्टर शॉर्टर दी बॉन्ड लेंथ, तो ये जो ट्रायंगल है ये किसका बना है, sp2, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्रायंगुलर शेप बनता है, pz dz एक्सियल पोजीशन में बॉन्ड बनाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, जब s करेक्टर किस में ज्यादा होगा, ऑब्वियसली sp2 वाले में या इक्वेटोरियल पोजीशन में, तो ये जो बॉन्ड लेंथ होगी वो छोटी होगी इक्वेटोरियल पोजीशन वाली, और एक्सियल पोजीशन वाली ज्यादा बड़ी होगी। इसका एप्लीकेशन हम आगे देखेंगे फर्दर। स्ट्रक्चर अगर हमारे पास दो तरीके से हमारे पास हेलोजन लगे हैं, यहाँ पर तो PCl5 है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास दो तरीके से जो हेलोजन्स हैं वो लगे हैं, तो तब स्ट्रक्चर में आपको कैसे कौन सा कहाँ पे रखना है, इक्वेटोरियल में या हमारे पास एक्सियल में, ये बेंट रूल के थ्रू हम आगे देखेंगे। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाता है, तो हम अभी प्रूफ कर चुके हैं कि डबल बॉन्ड के लिए s करेक्टर ज़्यादा होता है, तो हमारे पास इसका फर्दर इस बॉन्ड का s करेक्टर बढ़ जाएगा। ऑलरेडी sp2 है ही, लेकिन और भी ज़्यादा s करेक्टर हो जाएगा, तो इसलिए ये बॉन्ड और छोटा बॉन्ड हो जाएगा। अब हम इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड एंगल देख रहे हैं। इसमें जो है बॉन्ड एंगल डिपेंड ऑन फॉलोइंग ट्रेंड। अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है, देन sp2, देन sp3। आपको पता है यहाँ पर जो sp हाइब्रिडाइजेशन है इथाइन में, तो इसलिए इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180। देन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्रायंगुलर शेप होगा तो 120, इसके लिए 120, इसके लिए टेट्राहेड्रल शेप sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल जो CH बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, ये होगा आपका 109.5। अब हम सिमिलर तरीके से इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ देखेंगे। हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं फैक्टर को, तो फॉलोइंग ट्रेंड जो है अप्लाई होगा, sp3 से ज़्यादा जो है sp2 का बॉन्ड एनर्जी होगा, देन sp का होगा। तो यहाँ पर दो फार्मूला हमारे पास अभी प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया पहले, उससे जो कंक्लूजन आया है वो क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s करेक्टर। तो आप देख पा रहे हैं इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है 1.20, इसके लिए 1.34 एंगस्ट्रॉम, इसके लिए 1.54 एंगस्ट्रॉम। सो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी इसकी होगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर न्यूक्लियस में s करेक्टर ज़्यादा है, अगर कोई मतलब हमारे पास कार्बन है, सेंट्रल मेटल कार्बन है, उसके पास अगर s करेक्टर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को, या हमारे पास यहाँ पर कार्बन है तो इसके साथ जो है मोर टाइटली बाउंड होगा, राइट, क्योंकि न्यूक्लियस के पास जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसके नज़दीक होगा s करेक्टर ज़्यादा होने के कारण, तो उसको हम तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो हमारे पास जिसके पास s करेक्टर ज़्यादा होगा उसके लिए बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी। जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया
कि जो इक्विटोरियल जो बॉन्ड होते हैं वो छोटे बॉन्ड होते हैं, इनका बॉन्ड लेंथ जो है छोटा होता है, इसलिए ये जो स्ट्रॉन्गर होंगे, एक्सियल बॉन्ड वीकर होंगे। तो इसका एप्लीकेशन जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वहाँ पर आता है कि जो है एक्सियल बॉन्ड वो आसानी से तोड़ा जा सकता है, इक्विटोरियल पोजीशन के बॉन्ड को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। इसके बाद अब मैं देखता हूँ इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने के लिए भी कि हमारे पास एस कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो न्यूक्लियस के पास होगा शेयर्ड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ये जो एस कैरेक्टर ज्यादा होने पर इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को आसानी से न्यूक्लियस खींच पाएगा, इसलिए सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा वो इथाइन का जो है कार्बन हो जाएगा, देन एथीन का, देन एथेन का, राइट। अब इसी को हम अप्लाई करते हैं, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब आपने देखा होगा जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उतना ज्यादा एसिडिक इन नेचर होता है। तो आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ये कार्बन है, तो ये आसानी से H को दे देगा, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो जाएगा, देन ये हो जाएगा, देन ये हो जाएगा। तो एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन भी आप समझ पाएंगे कि हमारे पास ज्यादा एस कैरेक्टर होने पर ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगा। आइए अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इसका एप्लीकेशन हम देखते हैं PCl2F3 और PCl3F2 के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में। अभी हमने बैक में देखा कि जो PCl5 है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, और sp3d जो है हाइब्रिडाइजेशन है वो बना हुआ है sp2 प्लस pzdz से। तो अभी हमने बैक में डिस्कस किया जब s करेक्टर ज्यादा होगा तो सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन करेक्टर होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होगा तो वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे HF में आप देख पाते हैं H इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देयरफॉर दे फॉर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो यहां पर क्या होगा, बेंट ने एक रूल दिया PCl2F3 के स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके लिए, उसने बोला कि बिकॉज ऑफ द मोर एस कैरेक्टर नेचर फॉर इक्विटोरियल पोजीशन, लाइक बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का एटम होगा वो कहाँ जाएगा, इक्विटोरियल पोजीशन में जाएगा। तो बेंट रूल को आप ध्यान से सुनिए। अकॉर्डिंग टू बेंट रूल द मोर electropositive atom goes to the equatorial position while more electronegative atom goes to the axial position। अब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे PCl2 और PCl2F3 का स्ट्रक्चर और PCl3F2 के स्ट्रक्चर में। ये आप देख पा रहे हैं हम तीन कॉम्बिनेशन बनाए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में हमारे पास फ्लोरीन इक्विटोरियल पोजीशन में है, दूसरे में क्लोरीन और क्लोरीन है, तीसरे में क्लोरीन और फ्रोमीन है। अब फ्लोरीन है, आपको पता है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो बेंट रूल क्या बोलता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कहाँ जाएगा, एक्सियल में। तो यहां से आप देख पा रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर जो है सही स्ट्रक्चर होगा, ये दोनों स्ट्रक्चर गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों Cl जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर है उसको हमने एक्सियल में ड्रॉ किया है। तो जो CSR नेट का एग्जाम होता है वहां पर ये पूछा जाता है कि जो है तीन स्ट्रक्चर आपको दिए होंगे, इसमें से करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है ये आपको दिखाना होता है ऑब्जेक्टिव में, या इसको डिस्क्रिप्टिव भी होता
तो उसमें भी पूछा जाता है कि PCl2H3 के पॉसिबल 3 स्ट्रक्चर आप डिस्क्राइब करिए और जो सही स्ट्रक्चर है उसको बताइए। वहाँ पर आप बेंट रूल को अप्लाई करते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास PCl3F2 है तो जब F दो F एक्सियल पोजीशन, 3 F इक्वेटोरियल, 3 Cl इक्वेटोरियल पोजीशन, तो ये सही स्ट्रक्चर होगा, ये दोनों स्ट्रक्चर रॉन्ग स्ट्रक्चर होंगे। इस प्रकार आप अदर एप्लीकेशन भी बेंट रूल के अप्लाई कर सकते हैं। मैंने मैक्सिमम जो एप्लीकेशन है वो बता दिए हैं। इन फ्यूचर जब IR या UV और हमारे पास अदर जो NMR है वहाँ पर अगर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएंगे तो वहाँ पर मैं इन फ्यूचर बताऊंगा। आज के लिए इसमें हमने जो देखा, इसके बाद अब हम क्या करेंगे और हम जो है पूरा हाइब्रिडाइजेशन को कवर कर चुके हैं। आपको कोई भी टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड देखना है तो हमारे पास सभी जो वीडियोस हैं, लाइक पहले आप अगर हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक्स या ऑर्बिटल इंटरेक्शन देखना चाहते हैं वो भी मौजूद है। उसके बाद हम इफेक्ट ऑफ लोन पेयर देखना चाहते हैं तो VSEPR भी चैनल पे मौजूद है, VSEPR थ्योरी। देन जीनोन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो भी डिटेल में मौजूद है। देन आप अगर देखना चाहते हैं कि कैसा ऑर्बिटल पिक्टोरियल डायग्राम हाइब्रिडाइजेशन के रेस्पेक्ट में आप ड्रॉ करना चाहते हैं वो भी चैनल पे मौजूद है। तो आप एक एक करके कोई भी टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है तो आप देख सकते हैं। कैसे शॉर्ट ट्रिक्स हैं हाइब्रिडाइजेशन बनाने की वो भी चैनल पे मौजूद हैं। आप सभी जो है इन वीडियोस को देख सकते हैं। होप आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं जिससे अदर जो लेक्चर होंगे उसका आपको इन्फॉर्मेशन आता रहेगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।